नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस विशेष मंच पे। छत्तीसगढ़ हमारा सजीला सुरीला प्रदेश, सुंदर सा प्रदेश, जहां पर मांदर की थाप पर संस्कृति नृत्य करती है, थिरकती है और हरियाली की चादर ओढ़े परंपरा यहां पर अटखेलियां करती है। ऐसे में इसी धरा पर प्रतिभा जन्म लेती है और संस्कृति और परंपरा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। इसी धरा पर छत्तीसगढ़ में बस्तर खेलों का आयोजन किया गया, बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसे पूरी दुनिया भर में सराहा गया और यहाँ पर युवाओं की प्रतिभाओं को मंच मिला, खुला आसमान मिला। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल जैसे आयोजन प्रदेश को एक नया नाम दे रहे हैं, एक नया प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और जहाँ पर युवाओं को नए नए अवसर भी मिल रहे हैं। इन सबके बीच में इस सोच का अंजाम है वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री की देन है, जिनकी दूरदर्शिता, जिनकी एक परंपरावादी सोच और प्रतिस्पर्धात्मक सोच वो बढ़ावा दे रही है बस्तर में खेलों को, प्रदेश में खेलों के विस्तार को। तो दूरदर्शन के इसी मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं हमारे प्रदेश के चहेते उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही दूरदर्शन परिवार की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपको और आपके सभी सहयोगियों को, दूरदर्शन की पूरी टीम को राम राम, जय जोहार। आपने सही व्याख्या की छत्तीसगढ़ की जो विशेषताएं हैं, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और छत्तीसगढ़ के भोले भाले, सीधे साधे, ईमानदार लोग, और इसीलिए दुनिया कहने पर ये मजबूर होती है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आपने सही व्याख्या की और आपने सही कहा कि बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, अब आईपीएल का आयोजन ये लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना की कोई कमी नहीं है और यही उद्देश्य है कि इस बार देश का पहला खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली। और जैसे बस्तर ओलंपिक हमारा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ, सरगुजा ओलंपिक लोकप्रिय हुआ, वैसे ही छत्तीसगढ़ की धरती में जो खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम्स पहला, वो भी छत्तीसगढ़ में हुआ। उसकी भी पूरे देश और दुनिया में सराहना हुई, इतना शानदार आयोजन हुआ। और निश्चित रूप से खेलों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ हमेशा से समृद्ध रहा है। परंपरागत रूप से यहाँ के लोग खेलते रहे हैं, शारीरिक रूप से सक्षम और मजबूत होते हैं। आवश्यकता केवल उनको अच्छे कोचिंग की, अच्छे ट्रेनिंग की, और इतना कर देने से निश्चित रूप से हमारे यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। तो बहुत संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में खेल को लेकर। जी बिल्कुल महोदय, और आपके कुशल नेतृत्व में जो बस्तर खेल आयोजित किए गए, उन्होंने तो पूरी दुनिया में धूम मचा दी, बहुत नाम किया प्रदेश का। बस्तर खेलों की अगर हम बात करें तो लाखों युवाओं की प्रतिभा को एक नई पहचान मिली, एक आसमान मिला उनकी प्रतिभाओं को निखारने का। सामाजिक परिवर्तन में खेलों के रोल को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब 2024 में हमने पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, 1,65,000 युवाओं ने पंजीयन कराया और जब 2025 में किया तो 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया। और मजेदार बात तो ये है कि आप जिस वर्ग की प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारी बेटियां, वो 3,91,000 में 2 लाख से ऊपर हमारी बेटियां थी। बस्तर जो कभी नक्सलवाद का गढ़ रहा है, वहां पर ये इतनी बड़ी संख्या में पंजीयन, विशेषकर बेटियों का इतना आगे आना, ये बताता है कि बस्तर कैसे बदल रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन, अमित शाह जी का संकल्प और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का प्रयत्न, ये सब मिलाकर आज
बस्तर के युवाओं के मन में उत्साह ऊर्जा भर रहा है और खुले आसमान में उड़ने को हमारे बस्तर के युवा तैयार हो रहे हैं। उनके खेल की नेचुरल प्रतिभा, उनकी शारीरिक दक्षता, ये बड़ा मदद कर रहा है उन्हें और लगातार बस्तर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनको अवसर उपलब्ध कराने का। हमारा नारायणपुर का ही जो मलखम की एकेडमी है आज पूरी दुनिया में फेमस हो रखा है। कैसे हमारे छोटे छोटे जनजाति समाज के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, कितनी उनमें प्रतिभा है, वो पूरी दुनिया के सामने धीरे धीरे करके आ रही है। जी वाह, बहुत खूब। और इसी अच्छी सोच को आगे बढ़ाते हुए बस्तर जो राज्य का एक बहुत ही सुंदर सजीला सा हिस्सा माना जाता है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है, जहां पर संसाधन भरपूर हैं, वहां पर नई नई प्रतिभाएं भी निखर कर आ रही हैं खेलों के क्षेत्र में। तो आप कैसे यहाँ के युवाओं में कुछ बदलाव देखते हैं? जब खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है, सबसे पहले चीज वो सीखता है अनुशासन जी। और दूसरी बात, खेल के मैदान में जाकर जब पसीना बहाता है तो वो स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है। और यदि वो खेल के मैदान में नहीं जाएगा, खाली रहेगा, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, गलत रास्ते में जाने की संभावना बनी रहती है। और जब खेल के मैदान में जाता है तो सामूहिकता सीखता है, लोगों से समन्वय बनाना सीखता है, मिलजुल कर चलना सीखता है। तो ये समाज में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन खेल के मैदान से आता है और ये खिलाड़ी जो है यही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के एक बड़े माध्यम और वाहक बन सकते हैं। और आज हमारा छत्तीसगढ़ परंपरागत खेलों के लिए हमेशा से विख्यात रहा है। खेल के माध्यम से हमारे युवा रचनात्मक सोच के साथ छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे हैं। हम लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो खेल की प्रतिभाएं हैं हम उनको अवसर उपलब्ध कराएं, उनकी प्रतिभा को निखारें। हमारे जो खेल की एकेडमीज़ हैं उन एकेडमीज़ में लाकर उनको ट्रेनिंग दें। और दुनिया में जो खेलों में परिवर्तन आ रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नियम आ रहे हैं, उन सबसे उनको परिचित कराकर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। रायपुर राजधानी में खेल के अधोसंरचना का लगातार हम विस्तार कर रहे हैं। और चाहे वो आर्चरी का मामला हो, टेनिस का मामला हो, और हॉकी का तो बड़े बड़े स्टेडियम वर्ल्ड क्लास है ही है। हमारा क्रिकेट का जो स्टेडियम है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा बड़ा हमारा क्रिकेट का स्टेडियम है। और अब लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो रहे हैं। आईपीएल के 2 मैच हैं। अक्टूबर के महीने में जिम्बाब्वे के साथ हमारी बेटियां खेलेंगी, भारत की बेटियां क्रिकेट खेलने वाली हैं। T20 के 3 मैच अक्टूबर के महीने में रायपुर में होने वाला है। तो ये लगातार खेल की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। आने वाले समय में हम बेटियों के लिए भी अलग से प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे ताकि उनकी खेल की प्रतिभा निखरे। हमारी बेटियां किस प्रकार से खेल में आगे बढ़कर नाम कर रही हैं। संजू देवी ने कबड्डी में दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और किरण पिस्दा ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का पहचान कराया। तो हमारी बेटियां खेल में आगे बढ़ रही हैं और हम उनको अवसर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संजू देवी को प्रोत्साहित करने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़े और उसके खेल को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए हमने 50 लाख रुपए की मदद उन्हें की है ताकि वो और आगे की तैयारी कर सके, आगे बढ़ सके। तो हम हर तरह से हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस विज़न को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे
युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी जिस विज़न को लेकर चल रहे हैं कि आने वाले 2048 के ओलंपिक में टॉप 5 में हमारा देश पहुंचे, उस विज़न के साथ हम अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं कि उन टॉप 5 देशों में जब भारत आएगा तो छत्तीसगढ़ की भी उसमें प्रभावी भूमिका हो, इस योजना को लेकर हम काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, अभी आपने बात की बेटियों की, तो महिलाओं और बेटियों को लेकर हमारे प्रदेश में खेलों में बढ़ावे को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो संचालित की जा रहे हैं कि हमारी घर की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को बढ़ावा मिले खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए? जैसे मैंने बताया कि हम आने वाले समय में बेटियों के लिए अलग से प्रतियोगिताओं का आयोजन करने वाले हैं और जैसे मैंने बताया आपको कि संजू देवी जी को प्रोत्साहन के लिए हमने, राज्य सरकार ने एक बड़ी मदद की है 50 लाख रुपए की, और लगातार चाहे उनके एकेडमी में ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, उनके लिए कोचेस की व्यवस्था हो, ये सब हम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, बस्तर ओलंपिक के दोनों एडिशन में और सरगुजा ओलंपिक में भी बेटों से ज़्यादा बेटियों ने पंजीयन कराया, यानी बेटियों में खेलने की उत्सुकता बेटों से ज़्यादा है। तो उस बात को ध्यान में रखकर हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं, हमारी बेटियों को अच्छा मंच मिले, आगे बढ़े, तो वो योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी बेटियों में जो प्रतिभा है उसे निखार कर बाहर लेकर आएंगे। तो महोदय, एक तरफ तो बस्तर खेल जैसे एक बहुत ही सफल आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो पहले महानगरों का सपना होता था कि भाई जो आईपीएल जैसे बड़े आयोजन हैं वो तो महानगर में ही आयोजित किए जाएंगे, ऐसी हमारी धारणा थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपके अथक प्रयासों की परिणाम स्वरूप आईपीएल जैसे जो आयोजन हैं वो भी हमारे प्रदेश में किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे प्रदेश के लिए क्या कुछ अवसर गठित किए जाएंगे ऐसे आयोजनों के सफल आयोजन से? देखिए, हमने आईएमएल का आयोजन किया जब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आकर रायपुर में खेले और इसी स्टेडियम में हुआ। फिर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हमारे शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। अब आईपीएल का आयोजन हो रहा है और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अक्टूबर में जिम्बाब्वे के साथ हमारा महिला T20 क्रिकेट का आयोजन होने वाला है। तो ये लगातार जब आयोजन होता है, लगातार खेल की गतिविधियां होती है, तो खेल और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है। जैसे हमने खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ में की और जगदलपुर, अंबिकापुर और रायपुर में ये 3 स्थानों पर उसका आयोजन किया और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक आए और उतने आधुनिक खेल की सामग्रियां आई, तो हमारे खिलाड़ियों ने देखकर उससे प्रेरणा ली है। तो हमारे भी अधोसंरचना का विकास हो रहा है। हमारे भी जो खेल अधिकारी है, हमारे जो कोचेज हैं, हमारे रेफरीज हैं, निर्णायक हैं, उनको भी इन सब चीज़ों को नज़दीक से देखने का अवसर, उसके पार्ट होने का अवसर, तो ये हमारे खेल को, स्तर को ऊंचा लेकर जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों का बड़ा लाभ हमको समय पर मिलता जाएगा। जी, बहुत सुंदर बात महोदय। अब मैं आपसे एक निजी प्रश्न पूछना चाहूँगी और आपको बचपन की तरफ फिर से ले चलना चाहूँगी। बचपन की तरफ अगर आप लौटें तो ऐसे कौन से पारंपरिक खेल थे जो आप खेलते थे जिससे आप अपना मन बहलाते थे? हाँ, बचपन में मैं अपने दादाजी का बहुत लाडला नाती था। दादाजी का पहला, पुराने समय में थोड़ा ज़्यादा बड़ा परिवार होता था, तो सबसे पहला नाती वो बहुत स्नेह का पात्र होता था। तो मैं दादाजी के पक्ष में, नाना जी के दोनों पक्ष में पहला नाती था, तो दोनों जगह का बड़ा लाडला था। तो थोड़ी प्रिविलेज होती है ऐसे लोगों को।
तो मेरे पास एक तरह से गिल्ली डंडा का पूरा भंडार होता था, खजाना होता था। नए नए किस्म के गिल्ली डंडे, सजा हुआ डंडा, भौरा हुआ करता था जिसे लट्टू बोलते हैं, बहुत प्रकार के भौरे। तो ये सब परंपरागत खेल खेलते ही थे। कबड्डी का बहुत शौक था। मेरे पिताजी भी कबड्डी के बहुत नामी और प्रख्यात खिलाड़ी रहे हैं, अभय राम साव। तो उस पूरे इलाके में उनका बड़ा नाम था कबड्डी खिलाड़ी के रूप में। मेरे गांव में भी लगातार कबड्डी का बड़ा बड़ा आयोजन होता था। पर मुझे बहुत आनंद आता था जब मैं कबड्डी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, और गिल्ली डंडा और लट्टू चलाने का बहुत मज़ा किया है मैंने। और गर्मी के दिन में तो तैराकी का बड़ा आनंद लिया करते थे। घर में डांट जरूर खाते थे, लेकिन 2-2, 3-3 घंटा जाकर तालाब के इस पार से उस पार जाना, कौन पहले जा सकता है। और जब 2-3 घंटे तालाब में तैरने के बाद आँख स्वाभाविक रूप से लाल होता है। कपड़े से तो घर के लोग पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन पकड़ते थे आँख से। अच्छा, आँख लाल है मतलब खूब देर तक पानी में तैरे हैं, तालाब में तैरे हैं। तो तैरने का भी बहुत काम किया है मैंने। तो गांव में वो परंपरा बहुत रही है। एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. पारंपरिक खेलों की बात करें अगर महोदय, तो हमारे बस्तर के क्षेत्र में या वनांचलों में पारंपरिक खेल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये जीवन शैली का हिस्सा माने जाते हैं। तो ऐसे में हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है इन खेलों को संरक्षित करने के लिए और इनका संवर्धन करने के लिए? ट्राइबल एरिया में जो परंपरागत खेल है उनमें महत्वपूर्ण तीरंदाजी भी है। और तीरंदाजी के विकास के लिए, तीरंदाजों के लिए न केवल भारत सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार काम कर रही है। रायपुर में भी एकेडमी हो, स्थान स्थान पर खेलो इंडिया के हमारे सेंटर्स बने हुए हैं। और तीरंदाजी में बहुत स्कोप है छत्तीसगढ़ में। तो परंपरागत खेलों में फुटबॉल भी लगातार हमारे क्षेत्र में खेला जाता है। कबड्डी तो खेला ही जाता है, कबड्डी, खो खो। और ट्राइबल एरिया में विशेषकर तीरंदाजी का बड़ा प्रचलन है, क्योंकि दिनचर्या का, रोज़मर्रा का वो हिस्सा रहा है। स्वाभाविक रूप से निशानेबाजी करते हैं, पहाड़ी में चढ़ाई करते हुए उनके शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और सक्षम होते हैं। तो वो लगातार उस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। और खेल की अधोसंरचना के लिए भी बहुत बड़े बड़े निर्णय, चाहे जसपुर के लिए हो, रायगढ़ के लिए हो, रायपुर के लिए हो, बिलासपुर के लिए हो, राजनांदगांव के लिए हो, जगदलपुर के लिए हो, अंबिकापुर के लिए हो, हमारी सरकार पूरी संजीदगी से एक तरफ जहां खेल अधोसंरचना का विकास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अच्छे कोचिंग की व्यवस्था हो, अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो और लगातार आयोजन हो, ताकि उनकी खेल की प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाएं। तो इस दिशा में भी तेज गति से हम काम कर रहे हैं। जी महोदय, अगर कोई युवा जिसके अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरी है खेलों के प्रति, लेकिन वो संसाधनों की कमी की वजह से अपनी इस प्रतिभा को अंजाम नहीं दे पा रहा है, उसको खुला आसमान नहीं मिल पा रहा है अपनी प्रतिभा को निखारने का, तो ऐसे में वो क्या मदद ले सकता है सरकार से कि उसको एक खुला अवसर मिले? देखिए, मेरा अपना मानना है कि अधोसंरचना पर्याप्त है छत्तीसगढ़ में। आज केवल आवश्यकता है कि अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो और उनको खेलने का अच्छा अवसर उपलब्ध हो, यानी लगातार खेल के आयोजन हो और अच्छी कोचिंग की व्यवस्था हो। अधोसंरचना ये सतत प्रक्रिया है, लगातार होता है, पर अभी जितना है वो कम नहीं है।
देश के अन्य राज्यों से भी तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है। देखिए, जसपुर में, राजनांदगांव में, रायपुर में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है हमारे पास 3 स्थानों पर। शायद ही किसी राज्य में इतने होंगे। तो अधोसंरचना है, अवसर है, लगातार प्रतियोगिताएं हो, लगातार आयोजन हो और खिलाड़ियों पर सतत रूप से उनको मार्गदर्शन मिले, ऐसी कोचिंग की व्यवस्था हो। ये 2 चीज होने से हमारी प्रतिभाएं निखर कर आ जाएगी। दूसरा एक आज जो मैं आवश्यकता महसूस करता हूं कि स्कूल और कॉलेज के लेवल पर लगातार प्रतियोगिताओं का आयोजन हो और स्कूल और कॉलेज के लेवल पर टैलेंट हंट करके उनको ऊपर लेकर जाना। प्रतिभाएं तो वहीं से निकल के आएगी, स्कूलों से, कॉलेज से, और वहां पर आयोजन होगा और वहां से टैलेंट को लेकर हम अपने एकेडमी में आएंगे। स्टेट के फेडरेशन से वो जुड़ेंगे, स्टेट का फेडरेशन उनकी स्केलिंग करके उनको आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ेंगे। हमारा जो प्रदेश है वो एक स्पोर्ट्स हब बनने की तैयारी में है, जहाँ पे कि वनांचलों, क्या ग्रामीण क्षेत्र हो गए, शहरी क्षेत्र हो गए, वहाँ से उनकी प्रतिभाओं को निखार के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ले जा सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद और शायद राज्य बनने से पहले भी कभी इतना बड़ा आयोजन का अवसर छत्तीसगढ़ को नहीं मिला होगा कि नेशनल लेवल का कोई आयोजन इतने बड़े पैमाने पर, जहां 30 राज्य के 3000 खिलाड़ी और अधिकारी एक साथ आए हों, इतना बड़ा आयोजन करने का अवसर कभी नहीं मिला होगा। हमें उसका एक्सपीरियंस भी हुआ कि हम में क्षमता है, हम बड़ा सा बड़ा आयोजन कर सकते हैं। और इसलिए नेशनल गेम्स की भी मेजबानी के लिए हमने आग्रह किया है कि हमें अवसर मिले तो हम वो कराना चाहेंगे। तो ऐसे हमारी क्षमता का विस्तार हो, हमें अनुभव हो बड़े आयोजन करने का, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी श्रीनगर में भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की उपस्थिति में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 2 दिन का चिंतन शिविर जिस तरह से खेल के हर क्षेत्र को टच करता हुआ फ्यूचर की प्लानिंग, कैसे हम खेलों में भारत को आगे लेकर जाएं, बहुत सभी राज्यों को उस चिंतन शिविर से वाकई चिंतित किया और सब लोग चिंतित होकर अब खेलों के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में खेलों को लेकर क्या क्या हो रहा है, इसका आदान प्रदान हुआ। छत्तीसगढ़ की यूनिक बातें, अलग अलग राज्यों के जो विशेष बातें हैं, वो हम सबको देखने का, सुनने का अवसर मिला। जी, बहुत अच्छी सोच है महोदय आपकी। आपने बताया कि जैसे आईपीएल जैसे आयोजन हैं और बस्तर खेल जैसे जो विशाल आयोजन किए गए, इससे ना सिर्फ हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है बल्कि हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिसके साथ ही हमारा जो प्रदेश है उसके विकास को गति मिलती है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये खेलों के आयोजन होने से वो केवल खेल के मैदान में खेलने तक सीमित नहीं होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। देश भर से खिलाड़ी आए छत्तीसगढ़ में, हमने छत्तीसगढ़ के बहुत सारी चीज़ों का भ्रमण कराया। यहाँ की कला, संस्कृति, पौराणिक स्थल, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थान, वो छत्तीसगढ़ को देश भर से आए हुए लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता से परिचित हुए। हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से परिचित होते हैं। और जो एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो ये इसका दर्शन होता है। दूसरा, जब खेलों के ऐसे आयोजन होते हैं जैसे आईपीएल हो रहा है, तो पूरे देश भर से आएंगे खेल, क्रिकेट के प्रेमी, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। तो ये तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता है।
खेल खिलाड़ी के साथ साथ व्यापार को, रोजगार को, कला को, संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को, इन सबको बड़ा लाभ खेलों के आयोजन से मिलता है। महोदय, चलते चलते मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि जो हमारे युवा साथी आपको देख रहे हैं इस वक्त दूरदर्शन के मंच पर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे खेलों से ज़्यादा जुड़ें? साथियों, हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है और खेल का मैदान आपको सब कुछ देता है। तन मन धन सब कुछ खेल के मैदान से मिल सकता है। खेल के मैदान में जाकर जब आप पसीना बहाते हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है, आपका मन बहुत उत्साहित और प्रसन्न रहता है, आपको बहुत आत्मविश्वास आता है, आप में मिलकर चलने की भावना आती है, आपके जीवन में अनुशासन आता है। यानी इसीलिए मैंने कहा आपको कि खेल के मैदान में तन मन धन सबको लाभ होता है। इसलिए रोज कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में जरूर जाएं और स्वस्थ भारत, विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, फिट इंडिया, ये जो उनका नारा है, इसे हम सब सफल करेंगे। एक स्वस्थ युवा ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा और स्वस्थ भारत से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। यही मेरा आप सबसे अपील है, निवेदन है। बहुत सुंदर सोच महोदय, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और युवाओं को एक नई ऊर्जा दी कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से जुड़े। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपकी पूरी टीम का, दूरदर्शन परिवार का बहुत धन्यवाद, जो मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने का अवसर दिया। आपसे बात कर कर बहुत मज़ा आया, बहुत विस्तार से बहुत अच्छी बातें आपके साथ हुई है और निश्चित रूप से हमारे युवा साथियों को बहुत इसका लाभ मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी। आपकी पूरी टीम को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। तो साथियों, ये थे हमारे प्रदेश के चहेते, सरल और सहज उप मुख्यमंत्री और साथ ही जिनके कुशल नेतृत्व में खेल मंत्री भी हैं वो, उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश में खेलों का विस्तार हो रहा है। युवा शक्ति को एक नई ऊर्जा मिल रही है, खेलों की भावनाएं विकसित हो रही हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।